साउथ कोरिया में जो हो रहा है उसे देखकर हमें याद आता है 1975 का वो भारत का समय, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज कर दी थी। रिसेंटली साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने साउथ कोरिया के अंदर मार्शल लॉ लगाने के ऑर्डर दिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब समय खराब था तब डेमोक्रेसी ने अपनी ताकत दिखाई और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेशनल असेंबली ने इस ऑर्डर को कुछ ही घंटों के अंदर नलीफाई कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया और डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करी। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एक्ट जो साउथ कोरिया में चल रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, रीजन क्या है, और ये जो पॉलिटिकल डिवाइड आपको देखने को मिल रहा है, मिलिट्री रूल लगाने की बात चल रही है, ये आखिर चल क्यों रही है, इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज में इसे इस तरीके से कवर होता हुआ देखा जा रहा है। कल पहले खबर आती है कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने साउथ कोरिया के अंदर मार्शल लॉ इंपोज कर दिया है। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद हमें खबर देखने को मिलती है कि विद इन आवर्स नेशनल असेंबली ने इस ऑर्डर को नलीफाई कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और कोई भी मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल साउथ कोरिया के अंदर इंपोज नहीं होगा। आपको यह भी समझना जरूरी है कि साउथ कोरिया की एक मिलिट्री रूल की हिस्ट्री रही है जो उनके पुराने घावों को ताजा करती है। इसलिए मार्शल लॉ का ऑर्डर कोई नॉर्मल ऑर्डर नहीं था। यह उस समय की याद दिलाता है जिस टाइम पे डेमोक्रेटिक सिविल लिबर्टीज को मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी। और ऐसा समय अगर दोबारा आने वाला हो तो प्रॉब्लम होना और डिस्कंटेंट होना, एप्रीहेंशन होना स्वाभाविक है। चलिए इस चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर न्यूज में देखा जाए, जैसा मैंने आपको बताया, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है यून सुक योल, इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है कि सिविल गवर्नमेंट को हटा के, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा के एक मिलिट्री रूल इंपोज कर दिया जाएगा। उन्होंने एक्यूज किया कि जो अपोजिशन है, बेसिकली जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेशनल असेंबली है, ये नॉर्थ कोरियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलना चाहती है साउथ कोरिया के अंदर, और एक जो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट बना हुआ है, जो स्टेबलाइज्ड पर्सपेक्टिव साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिलता है, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। यह एक्विजिशन था प्रेसिडेंट का टुवर्ड्स द नेशनल असेंबली, जो कि एक अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करती है। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। लेकिन नेशनल असेंबली ने इस ऑर्डर को कुछ ही घंटों के अंदर रिवोक कर दिया और इस डिसीजन को नलीफाई कर दिया। इस जैसे ही ये ऑर्डर आता है मार्शल लॉ का, तो आपको प्रोटेस्ट इरप्ट होती हुई दिखती हैं, सड़कों पर लोग उतरते हुए दिखते हैं, अपनी राइट्स की डिमांड करते हुए दिखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि अगर ये राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाने को तैयार है, मार्शल लॉ लगाने को तैयार है, तो इससे बेहतर है कि ये रिजाइन ही कर दे। और ये रेजिग्नेशन केवल मार्शल लॉ की वजह से नहीं आया है, इससे पहले भी बजट के पर्सपेक्टिव को लेके और इंपीचमेंट एफर्ट जो बैकग्राउंड चल रहा था, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी एक मैटर था। प्रेसिडेंट यून के ऊपर आपको ऑलरेडी एलिगेशंस भी लगते हुए दिखते हैं, बेसिकली पैसों को लेन देन के, फेवरेटिज्म के, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जब हम साउथ कोरिया की बात करें और हम कोशिश करेंगे कैसे एग्जीक्यूटिव ओवर रीच ना कर जाए लेजिस्लेटिव पावर्स में, तो क्यों डेमोक्रेसी के अंदर लेजिस्लेचर का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों किसी सिंगल एग्जीक्यूटिव के हाथ में आप पूरे देश की बागडोर नहीं दे सकते, और क्यों सिविल लिबर्टीज का बचना भी जरूरी है। साउथ कोरिया एक ऐसा एग्जांपल है जो डेवलपिंग वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में, वैसे वो डेवलप्ड वर्ल्ड काफी ज्यादा डेवलप्ड है साउथ कोरिया, लेकिन भाई एज देखेंगे तो एशियन इकोनॉमी है, तो नई नई डेमोक्रेसी का पर्सपेक्टिव से उसे देखा जाता है। तो कुछ ही ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जहां डेमोक्रेसी सस्टेन कर पाई, उसमें से साउथ कोरिया भी एक है। लेकिन उन्होंने फिर भी वहां 2 बार मिलिट्री रूल देखा है, अनलाइक इंडिया जहां केवल 2 साल के लिए आपको इमरजेंसी देखने को मिली थी। और इंडिया थर्ड वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी की तरह देखी जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की तरह देखी जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात साउथ कोरिया की करेंगे, लेकिन कंटेक्स्ट आपको समझना है इंडियन पर्सपेक्टिव में, कैसे सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जरूरी हो जाती हैं किसी भी देश के लिए चलने के लिए, और क्यों लोगों की राय, क्यों लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, जिससे सोसाइटी को, देश को बहुत इजीली, सिंपल तरीके से और स्मूथ तरीके से रन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। ये जो रीजन है इसके पीछे देखने की कोशिश करेंगे, इन्होंने मार्शल लॉ लगाया क्यों। सबसे पहले मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये एक्यूज कर रहे हैं अपोजिशन को कि दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ नॉर्थ कोरिया, और वो साउथ कोरिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक्चुअल रीजन देखेंगे, यून कुछ बिल्स पास नहीं कर पाए, कुछ लॉज पास नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए?
क्योंकि 2023 में जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हुए थे उसमें उनकी पार्टी नहीं जीती और अपोजिशन पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीतती हुई दिखती है। तो आपको इस टाइम पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक डिवाइड देखने को मिलता है, एक पार्टीशन डिवाइड देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनकी प्रेसिडेंसी जो है वो रिलेटिवली इनइफेक्टिव होती हुई दिखती है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी देखने को नहीं मिल रही है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट यून हु रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स। इसलिए उन्होंने काफी सारे बिल्स को वीटो किया जो नेशनल असेंबली ने पास किए थे, और उन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं ये जो बिल्स पास करने की कोशिश कर रहे हैं ये हमारे देश के स्टेट अफेयर्स को पैरालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लकवा मार जाएगा पूरे देश की इकोनॉमी को, पूरे देश की पॉलिटी को, अगर ऐसे बिल्स पास किए जाते हैं। राइट, तो आपको सबसे पहला रीजन ये देखने को मिल रहा है कि जो नेशनल असेंबली है उसमें अपोजिशन पार्टी बैठी है, जिससे प्रेसिडेंट यून बिलोंग करते हैं, वो एक दूसरी पार्टी है, इनके बीच में कोई सिनर्जी नहीं है, दोनों एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं, और अपनी पावर को यूज करते हुए इस नेशनल असेंबली को काउंटर करने के लिए यून ने मार्शल लॉ इंपोज किया था। इनकी अप्रूवल रेटिंग्स भी डिक्लाइन होती हुई दिख रही थी, मतलब जो इनके ऊपर भरोसा था लोगों का वो भी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा था। क्यों दिख रहा था कम होता हुआ? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है काफी सारे स्कैंडल्स में इन्वॉल्व दिखे थे अपनी वाइफ के साथ, ये और इनकी वाइफ काफी सारे स्कैंडल्स में इन्वॉल्व थी और काफी सारी चीजों के लिए इन्हें अक्यूज भी किया जाता है। जैसे इन्होंने पेडलिंग को इन्फ्लुएंस किया, स्टॉक मैनिपुलेशन, जो स्टॉक मार्केट है साउथ कोरिया का उसको मैनिपुलेट करने के लिए इनको एक्यूज किया जाता है, इन्होंने गिफ्ट्स और ब्राइब्स एक्सेप्ट करने के लिए इन्हें एक्यूज किया जाता है। तो ओवरऑल जो भरोसा था लोगों का प्रेसिडेंट यून के ऊपर वो भी आपको डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा था। तो शायद मरता क्या ना करता, इसलिए उन्होंने वो लास्ट स्टेप जो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप था मार्शल लॉ का उसकी तरफ जाने के लिए जरूरी समझा और उसको अप्लाई करने की कोशिश करी। जो थोड़ी बहुत उनकी इज्जत बची थी, जो थोड़ा बहुत भरोसा उनके ऊपर बचा था, वो भी अब आपको इरोड होता हुआ दिखता है और लोग उनका रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। अपोजिशन के साथ जो कंटिन्यूसली टेंशन बढ़ती हुई दिखती है, ये भी एक रीजन है जो मैंने आपको पहले ही बताया। 2024 का जो बजट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टसल है दोनों के बीच में। साथ ही साथ 3 टॉप प्रोसिक्यूटर्स को इंपीच कर दिया गया था, इसलिए भी दोनों पार्टीज एक दूसरे से एग्री नहीं करती और कंफ्लिक्ट बनता हुआ दिखता है। एक ऑप्शन हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो न्यूक्लियर ऑप्शंस हैं, बेसिकली आपको पता है नॉर्थ कोरिया से कंटिन्यूसली टसल में रहता है साउथ कोरिया, न्यूक्लियर थ्रेट हमेशा उसके ऊपर बना रहता है। तो यून का यह भी कहना था कि मार्शल लॉ लाना जरूरी है जिससे किसी भी तरीके से जो मल्टीपल क्राइसिस देश के अंदर चलते हुए दिख रहे हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि कभी कभी जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। तो यून के हिसाब से, प्रेसिडेंट यून के हिसाब से ये वही टेढ़ी उंगली थी जिसकी वजह से मल्टीपल क्राइसिस को एक साथ सॉल्व किया जा सकता है। उन्होंने जनता से अपील भी की थी कि थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंसेस आपको झेलने को मिल सकती हैं, लेकिन देश की भलाई इसी में है कि इस टाइम पे आप अपनी सिविल लिबर्टीज पे फोकस ना करें, रेदर देन देश की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे फोकस करें। लेकिन जब तक किसी डेमोक्रेसी के अंदर लोग आपसे एग्री नहीं करते तो आपका कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी ऑर्डर फंक्शन करता हुआ नहीं दिखेगा। डेमोक्रेसी के अंदर असली ताकत लोगों के पास होती है, चाहे आप प्रोसीजरल डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो। वो प्रोसीजरल इसलिए हो क्योंकि लोगों को भरोसा है उस गवर्नमेंट पे। जिस दिन लगेगा कि ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एक रियल या ट्रू डेमोक्रेसी की तरह फंक्शन नहीं कर रही है तो लोग उसे अपोज करना शुरू कर देंगे। ये चीज आपको भारत में भी देखने को मिली थी इमरजेंसी के टाइम पे, एंटी करप्शन मूवमेंट के टाइम पे, या फिर जितने भी आपको फार्म लॉ बिल, अगर उससे बिल से एग्री नहीं करे तो लोग सड़कों पे उतरे हुए देखे, सीए एनआरसी से एग्री नहीं करे तो लोग सड़कों पे उतरे हुए देखे। तो प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा टूल है जिससे लोग अपनी बात मनवा सकते हैं, और इसलिए लोग साउथ कोरिया में भी आपको सड़कों पे उतरते हुए दिखते हैं। इस एक्शन का जो इन्होंने मार्शल लॉ लगा है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशन क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिव्यू एंड ओवरसाइट। साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन यह मैंडेटरी बनाता है कि अगर मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है या डिक्लेरेशन दी जाती है कि मार्शल लॉ लगाया जाएगा तो उसे रिव्यू किया जाएगा बाय देयर कैबिनेट और बाय द नेशनल असेंबली। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही मार्शल लॉ का डिक्लेरेशन दिया गया कुछ ही घंटों के अंदर इस मार्शल लॉ को लिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि नेशनल असेंबली में मेजोरिटी वोट के थ्रू उसको नलीफाई कर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर ये एक चेक एंड बैलेंस भी शोकेस करता है जो हमारे देश में भी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि इंदिरा गांधी जी के कॉल पर इमरजेंसी लगा दी थी फखरुद्दीन अली अहमद जी ने, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद से आपको 44th अमेंडमेंट में एक चेंज होता हुआ दिखा। यह लिखा गया कि इमरजेंसी तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक कैबिनेट का रिटर्न रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट के पास ना पहुंचे, जिससे एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया जा सके और सिंगल आदमी के हाथ में पावर
ना आए। तो सिमिलरली हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि साउथ कोरिया में भी एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर चेक एंड बैलेंस देखने को मिला है। ये जो नेशनल असेंबली का जो वोट था उसको नलीफाई करने के लिए, ये जो नेशनल असेंबली का रिजेक्शन है, ये 190 एमपीज ने वोट किया है उस मार्शल लॉ के अगेंस्ट, जो बताता है कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेचर का ओवरसाइट होना जरूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर सिंगल इंसान के हाथ में या सिंगल बॉडी के हाथ में आपको पावर दिखती है तो उसका मिसयूज के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं। और अथॉरिटेरियन कैरेक्टर में कभी भी डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती। आप अथॉरिटेरियनिज्म का चोगा पहन के ये नहीं बोल सकते कि मैं लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो हिटलर भी डेमोक्रेट था, अगर ऐसा है तो स्टालिन भी डेमोक्रेट था, और फिर लेनिन भी, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए तो लोगों को उन्होंने भी मारा है। तो आप सिविल लिबर्टीज को साइडलाइन नहीं करोगे, लोगों की जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स इन डेमोक्रेसी, उनको किसी भी तरीके से डिस्कार्ड करने की कोशिश नहीं करोगे। पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है, इसका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। देखो, टेंशंस बढ़ रहे हैं दोनों पार्टी के बीच में, जिससे प्रेसिडेंट बिलोंग करते हैं और जिससे नेशनल असेंबली बिलोंग करती है। तो प्रेसिडेंट बिलोंग करते हैं कंजर्वेटिव पीपल्स पावर पार्टी से, पीपीपी, और जो अपोजिशन है वो बिलोंग करती है डेमोक्रेटिक पार्टी से, डीपी से। और सबसे ज्यादा जो टसल आपको देखने को मिली है वो इंपीचमेंट जो टॉप 3 प्रोसिक्यूटर्स के हुए हैं, और जो बजट 2024 है उसके ऊपर काफी ज्यादा इनके बीच में अनबन चल रही थी, काफी ज्यादा इनके बीच में कंफ्लिक्ट चल रही थी। अपोजिशन का रिएक्शन सिंपल था कि जैसे ही मार्शल लॉ लगाया गया, उन्होंने दिखाया कि लेजिस्लेचर की पावर क्या है, और उस मार्शल लॉ को अपलिफ्ट करने के लिए उसे नलीफाई कर दिया। सेकंड, सोसाइटल इंप्लीकेशंस क्या हैं। अगर मार्शल लॉ लग जाता तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता कि जितनी भी सिविल लिबर्टीज वाले पर्सपेक्टिव है जिनकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, वो आपको सस्पेंड होते हुए दिखते। फॉर एग्जांपल, ऐसा मानो जैसे हमारे यहां भी जब हम पढ़ते हैं अपने पर्सपेक्टिव को, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि मार्शल लॉ इंपोज होने पर सारी फंडामेंटल राइट्स को नलीफाई किया जा सकता है, उनका इंपोजिशन बंद किया जा सकता है, और उनके वायलेशन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। बेसिकली आर्टिकल 32 को साइडलाइन कर दिया जाता है, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, उसे नलीफाई कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही साउथ कोरिया में होता हुआ दिखता है। अगर मार्शल लॉ लगता है तो सारी सिविल लिबर्टीज आपको सस्पेंड होती हुई दिखेंगी। सिविल लीगल प्रोसेसेस जो हैं वो किसके फेवर में इंक्लाइन होते हुए दिखेंगे, मिलिट्री रूल के इनक्राइज में होते हुए दिखेंगे, जिससे राइट्स और लिबर्टीज का वायलेशन काफी बढ़ता हुआ दिख सकता है। पब्लिक प्रोटेस्ट करती हुई दिखती है आपको। इसके बाद ट्रेड यूनियंस प्रोटेस्ट पे उतर आई हैं। पब्लिक इस मार्शल लॉ के अगेंस्ट सड़क पे उतर आई है, क्योंकि उन्हें पुराना एक्सपीरियंस है अपना, जो 2 बार मिलिट्री रूल लगा था, तो उनके अंदर इस अथॉरिटेरियन रूल का एक डर है, और वो सोच रहे हैं कि शायद अगर ये मार्शल रूल लग जाएगा तो हमारी डेमोक्रेटिक फ्रीडम की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी और हम शायद कुछ भी नहीं करने के काबिल बचेंगे। इसलिए जरूरी था कि मार्शल लॉ इंपोज ना किया जाए। मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मार्शल लॉ लगा के सिविल गवर्नमेंट को हटाना, सिविलियन गवर्नमेंट को हटाना और एक मिलिट्री रूल लेके आना। डेफिनेटली पॉलिटिक्स के अंदर आप मिलिटराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उसको आप बोलते हैं ना कि तख्ता पलट जैसी चीज है। अगर आप आर्मी से रूल कराना शुरू कर दोगे तो आर्मी डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर रूल नहीं करेगी, आर्मी रूल करेगी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और उसमें शूटेड साइड का ऑर्डर भी इन्वॉल्व है, जैसे हमारे यहाँ एस्पा देखने को मिलता है। उसको एस्पा इज कैन बी कंसिडर्ड टू बी द गुड एग्जांपल ऑफ मार्शल लॉ। इसमें मिलिट्री ट्रूप्स ने एंटर करने की कोशिश करी नेशनल असेंबली में। अपोजिशन लॉ मेकर्स ने हाईलाइट किया कि किस तरीके से ये जो मार्शल लॉ लगाया गया है ये पॉलिटिकल प्रोसेस को मिलिटराइज करने की कोशिश है। लेकिन किसी डेमोक्रेसी में ऐसी चीजों को और ऐसे अथॉरिटेरियन पर्सपेक्टिव्स को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक इंप्लीकेशंस ये हैं कि जो मार्शल लॉ जो आपने तुरंत के तुरंत इसे रिवोक कर दिया है, वो दिखाता है कि कैसे साउथ कोरिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आज भी खुद को बचाने की क्षमता रखते हैं जब एग्जीक्यूटिव ओवर रीच करे और उनकी पावर्स को नलीफाई करने की कोशिश करे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, सिविलियन वर्सेस मिलिट्री रूल। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये इंसिडेंट बताता है कि कैसे सिविलियन गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री रूल लगाने की कोशिश की गई, राइट्स के वायलेशन की कोशिश की गई, और लोगों की जो सिविल लिबर्टीज हैं, राइट्स हैं, जो उनके हक हैं, उनको छीनने के लिए उन्हें बस इनकन्वीनियंस के नाम पे जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट जो आपको इंप्लीकेशंस देखने को मिल रहे थे। डेमोक्रेसी वर्सेस मिलिट्री रूल, मैंने आपको बताया कि साउथ कोरिया की ऑलरेडी मिलिट्री रूल की हिस्ट्री रही है। लीडर्स, 2 लीडर्स जो हैं, जैसे पार्क चुंग ही और चुन डो ह्वान, ये 2 ऐसे लीडर्स थे जो मिलिट्री रूल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे साउथ कोरिया के अंदर। जैसे ही मार्शल लॉ डिक्लेयर किया जाता है तो लोगों को वो समय याद आ गया जब उन्होंने इन ऑथोरिटेरियन रिजीम्स के अंदर अपना समय काटा है, और उन्हें याद है कि ऐसे टाइम समय पे आप डेमोक्रेटिक राइट्स या फंडामेंटल राइट्स या सिविल लिबर्टीज की बात नहीं कर सकते। और ऐसा उन्हें याद आया जिस टाइम पे एक ऐसा भी समय था जब साउथ कोरिया के अंदर मिलिट्री पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती थी, और वो समय अच्छा नहीं था।
इस वजह से लोग आज की डेट में सड़कों पर भी उतरते हुए दिखते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि कैबिनेट के द्वारा रिव्यू होना चाहिए, नेशनल असेंबली उसे वोट करेगी, तभी मार्शल लॉ इंपोज हो सकता है। तो इस ऐसे ऑर्डर्स के अगेंस्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी देखने को मिल रहा है। पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, नेशनल असेंबली ने इस मार्शल लॉ के ऑर्डर को नलीफाई कर दिया है। 190 वो एमपीज ने वोट किया है उसके अगेंस्ट, जिससे इस चीज को इंपोज ना किया जा सके। मिलिट्री इंटरवेंशन समझने की जरूरत है। ये वही बात है कि कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये सिविलियन गवर्नमेंट को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है मिलिट्री रूल से। और इस रेजिस्टेंस को हम बता सकते हैं कि कैसे साउथ कोरिया के अंदर आज भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खुली हवा में सांस ले रहे हैं और मिलिट्री रेजिम के अंडर उन्हें दब के नहीं रहना पड़ रहा। इसके लिए काफी हद तक तारीफ की जानी चाहिए नेशनल असेंबली की, क्योंकि उन्होंने एक अथॉरिटेरियन रूल लाने से रोका है और कुछ ही घंटों के अंदर दिखा दिया है कि साउथ कोरिया केवल एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी नहीं है, वो सच में डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे चलने वाली एक कंट्री है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इसमें यह भी देखने को मिल रहा है हमें कि जब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो आपको ये बढ़ती हुई दिख रही है, तो उसका डेडलॉक तोड़ने के लिए उनके पास तरीका क्या बचा? इमरजेंसी मेजर्स। तो कहीं ना कहीं जब अब ऐसे इंस्टेंस होते हुए दिखते हैं तो हमें और ज्यादा रियलाइजेशन होता है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होने की जरूरत है, क्यों लेजिस्लेचर के हाथ में पावर होने की जरूरत है, क्यों उन लोगों के हाथ में पावर होने की जरूरत है जिनको लोगों ने चुना है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हमारे देश के अंदर पावर उनके पास होनी चाहिए जिन्हें हमने चुना है। जैसे हम बी.आर. अम्बेडकर बोल के गए थे कि जुडिशरी को कभी भारत के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जुडिशरी कैन नॉट बी अ स्टेट विद इन अ स्टेट, राइट? तो उसके ऊपर भी एक सर्टेन चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर पावर होनी चाहिए तो केवल उनके पास होनी चाहिए जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हैं हमारे एमपीज, वो हैं हमारे एमएलएस। इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड कोई भी इंसान कम इंपॉर्टेंट रहेगा कंपेयर टू समवन हु हैज बीन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरी चीज, पब्लिक बैकलैश आपको देखने को मिली इस ऑर्डर के अंदर अगेंस्ट, जिससे पता चलता है कि जागरूक हैं साउथ कोरिया के लोग और अपनी राइट्स की रक्षा करना जानते हैं। डेमोक्रेटिक रेजिलियंस, जो डिफेंडिंग डेमोक्रेसी को डिफेंड किया गया है साउथ कोरिया के अंदर लेजिस्लेटर्स द्वारा, लोगों द्वारा, वो एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करता है। और बैलेंस ऑफ पावर यह भी बताता है कि किस तरीके से किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और मिलिट्री पर्सपेक्टिव में एक बैलेंस दिखना चाहिए। भारत की सबसे अच्छी बात यह है, देखिए, भारत में आपको सिविलियन लाइफ और मिलिट्री लाइफ दो अलग अलग एस्पेक्ट्स में चलती हुई दिखती है। इसकी शुरुआत अच्छे इंटेंशन से नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी इसलिए जिस टाइम ब्रिटिश आर्मी बनाई गई थी तो वो नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिश आर्मी किसी भी तरीके से सिविलियन पॉपुलेशन के साथ कांटेक्ट में रहे। उसका रीजन था क्योंकि उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर राइज कर रही है वो किसी भी तरीके से ब्रिटिश आर्मी को इंपैक्ट ना करे। आजादी के बाद भी हमने वो सेग्रीगेशन कंटिन्यू रखा, लेकिन इस बार वो हमारे फेवर में काम किया। आर्मी ने अपने लिए लाइन खींच रखी है कि हम सिविलियन पर्सपेक्टिव में इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। इसलिए दुनिया के किसी भी देश को उठा के देख लो जो बेसिकली न्यू डेमोक्रेसी या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हम बोल सकते हैं, जो न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हर देश के अंदर मिलिट्री कू के चांसेस बढ़े हैं। हर देश के अंदर मिलिट्री ने पावर अटेन करने की कोशिश करी है, केवल भारत को छोड़कर। भारत में कभी भी मिलिट्री कू की सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी भी मिलिट्री ने अपने हाथ में पावर लेने की कोशिश नहीं करी है। एक इंसिडेंट याद आता है मुझे इससे कि एक बार जब जनरल थिमैया के पास नेहरू जी गए तो उनसे जब वो मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक शेल्फ देखी, तो उन्होंने पूछा कि शेल्फ के अंदर क्या रखा है। तो थिमैया जी का जवाब था कि ये मेरे कू की प्लानिंग है कि मैं तख्ता पलट करना चाहता हूं, आपको हटा के खुद राजा बनना चाहता हूं इस देश का। ऑफ कोर्स उन्होंने ये सार्केस्टिकली बोला था, लेकिन नेहरू जी हैड नो आइडिया हाउ टू रिएक्ट, कि वो हंसे, इसे मजाक में ले, सीरियसली लेना है इस चीज को। बट दैट वाज द ओनली सार्केस्टिक एस्पेक्ट जो आपको मिलिट्री कू से रिलेटेड भारत में देखने को मिल जाता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक मैंने आपको बताई है, तक आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से साउथ कोरिया के अंदर डेमोक्रेसी की वापस से जीत हुई है और किस तरीके से अथॉरिटेरियन रूल को नलीफाई करने की कोशिश जो सफल हुई है और जो अथॉरिटेरियन रूल लगाने की जो कोशिश थी वो विफल हुई है। इस क्वेश्चन को देखिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, इंडिया से लिंक कीजिए, डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से लिंक कीजिए। Examine the implications of President Yoon Suk Yeol sudden declaration and subsequent revocation of martial law in South Korea. Discuss the constitutional, political, and societal impacts of this move, considering the role of the National Assembly and the response of opposition parties. How does this event reflect the dynamics of democracy and military rule in South Korea? डेफिनेटली आप मल्टी डायमेंशंस में देखेंगे, इसे अपने से भी जोड़कर देखेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव से भी जोड़कर देखेंगे, कनेक्ट करेंगे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, फंडामेंटल राइट्स को, एफ्स्पा को, मार्शल लॉ को,
सॉरी, स्पेसिफाई कर सकते हो इमरजेंसी टाइम पीरियड को भी, और किस तरीके से हमारे सिविल पॉलिटिकल राइट्स को उस टाइम पे हार्म किया गया था, और कैसे हम साउथ कोरिया में इस डेमोक्रेसी की जीत को सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी की जीत नहीं है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जीत है। राइट, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच गाइस, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड हैव अ गुड डे।